बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अ, आज मैं इन्वायरमेंटल साइंस का जो चैप्टर है उसका पार्ट टू, मतलब इन्वायरमेंट साइंस के चैप्टर में से कोई एक दो टॉपिक्स रहते थे, उनको डिस्कस करूँगा। बल्कि जो मेजर टॉपिक है वो सिर्फ एक ही है जो इसमें से रह गया, बाकी हमने सारा का सारा ये क्लियर कर लिया था। मैं थोड़ा सा अगर इसको समराइज कर दूँ तो हमने सबसे पहले इसमें इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट के पार्ट्स क्या हैं या कंपोनेंट्स क्या हैं, उसमें हमने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और उसके बाद यस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इनको हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिस्कस किया, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन तीनों चारों जो टाइप्स हैं पोल्यूशन की। अच्छा, पोल्यूशन में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इवन देर आर सर्टन अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। देर इज़ अ noise pollution, then there is a radiation pollution. So they can ask about shard note or noise pollution, or they can ask about the shard note or radiation pollution. तो मैंने उन चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर लेंथी आपका हो जाता है बुक को। तो बुक को थोड़ा समराइज, थोड़ा कंसाइज रखने के लिए और ब्रीफ रखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अदरवाइज जो आपका पोल्यूशन वाला वाला टॉपिक है वो तो बड़े इजी हैं, मतलब उनको आप जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बट सॉलिड वेस्ट जो है ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है। आप लोग इसको स्टूडेंट इसको लाइट लेते हैं कि यार सॉलिड वेस्ट क्या है, ठीक है, बट इट्स अ बिट ट्रिकी। तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट को हम अच्छा, एक तो बड़ी बात है, सॉलिड वेस्ट नाम इसके लिए एक वो ट्रेडिशनल सॉलिड वेस्ट रखा गया है। इट डजंट मीन कि इसमें सिर्फ सॉलिड ही शामिल है। मिसाल के तौर पर अगर आप का को लिक्विड वेस्ट है, जिस तरह अगर ग्रीस वगैरह कोई या गाड़ी के अंदर में से जो वो इंजन ऑयल निकालते हैं, मोबिल ऑयल जो पुराना होता है, वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर शामिल होगा। तो मतलब जो भी आपका मटेरियल दैट इज इंटेंडेड फॉर डिस्पोजल, जिसको आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, जिसको आप फेंकना चाहते हैं, ठीक है, या आप फेंक चुके हैं, ठीक है, दैट वुड बी टर्म्ड एज सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन है, तो आप अगर इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे तो आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। देर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो मैंने इसको क्या किया है कि मैंने उसको जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि किस किस बुनियाद पे सॉलिड वेस्ट को क्लासीफाई किया जा सकता है, मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहली बात है, उसको हम ओरिजिन की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कहाँ से सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। बस अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से पैदा हो रहा है तो उसको हम कह देंगे जी एग्रीकल्चर वेस्ट है। अगर वो शहरों के अंदर पैदा हो रहा है तो हम उसको कह देते हैं जी म्यूनसिपल वेस्ट है। हॉस्पिटल के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम हॉस्पिटल या बायोलॉजिकल वेस्ट कह देंगे, ठीक है। फिर उनकी ट्रीटमेंट के, उनके कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स आर के हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको कभी भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल के अंदर से चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल्स निकल रही हैं, चाहे वो सिरिंजेस निकल रही हैं, उनको हमेशा उनके उनके ट्रीटमेंट के या तो उनको बर्न करके डंप कर दिया जाता है या उनको इतना ज़्यादा गहरा डंप किया जाता है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कहीं स्प्रेड ना कर दें, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तो आपको वेस्ट की टाइप्स का पता होना ज़रूरी है चाहिए, क्योंकि अगर आपको वेस्ट की टाइप्स का पता है तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट को भी समझ सकते हैं। इस तरह रेडियो एक्टिव वेस्ट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर से प्रोड्यूस होगा। और आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्ट आ चुका है, दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट। ई मीन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप देखें घरों के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी के पास सिर्फ एक मोबाइल हो। आप घरों के अंदर देख लें, अक्सर दो दो मोबाइल लोगों ने रखे हुए हैं, ठीक है। फिर आप कितने चार्जर परचेज करते हैं, बैटरियां मोबाइलों की ख़राब होती हैं। फिर पुराने आपके जो, क्या आप लोग अभी भी वो पुराना जो डेस्कटॉप का वो बड़ा वो होता था, लैपटॉप का डेस्कटॉप होता था मोटा सा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी उसके बाद एलसीडी आ गई, फिर लैपटॉप हो गया। तो क्या आप अभी भी 5 साल पुराना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चीज़ें बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें फिर उनको चेंज रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब हम नया लेके आते हैं, पुराना जो है उसको सारी बात आपने डिस्कार्ड करना है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसमें सीडीज भी हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जितना भी है, तो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। फिर उसके बाद है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट के लिए यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। देर आर 4 क्राइटेरियाज।
4 फीचर्स ऑफ अ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट क्या? इग्नाइटेबल, जिसको आग लग सकती हो, ठीक है। उसके बाद कोरसिविटी, उसके अंदर यानी कि वो क्रोड कर सकता है चीज़ों को। देन रिएक्टिविटी, मतलब वो रिएक्शन कर सकता है, वो ऐसा केमिकल है, वो जल्दी किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन काज कर सकता है। एंड टॉक्सिसिटी, वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है, जहरीला है। अगर इन चारों में से कोई भी एक फीचर किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद है तो दैट सब्सटेंस वुड बी टर्म्ड एज अ हजार्डस वेस्ट। अच्छा, अब आगे मैंने बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि व्हाट आर द की इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पाकिस्तान। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही एक आप कह लें कि बर्निंग काइंड ऑफ इशू है। तो इसमें आपको ये स्टैट्स का पता होना चाहिए। मैंने वर्ल्ड का मतलब दुनिया में 1.3 बिलियन टन्स जो है वो पर ईयर सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और जो कि 2025 तक तकरीबन 2.2 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इस तरह के जो आपके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो आपके जो क्वेश्चन है, स्पेशली इस तरह का क्वेश्चन है या पोल्यूशन वाला क्वेश्चन है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, या कितना जनाब वाटर जो है वो दुनिया का पोल्यूट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर किन किन शहरों का पानी कितना पोल्यूटेड है, तो उसको अगर आप स्टैटिस्टिक्स के साथ जरा आप उसको सपोर्ट करें तो वो आपका जारी बात है बहुत अच्छे मार्क्स फेच करता है फिर वो वाला सवाल। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहला स्टेप है आपका वेस्ट जनरेशन के, जहाँ पे वेस्ट, अच्छा इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है तो आपको पूरे उस सिस्टम का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जनरेशन। उसके बाद है वेस्ट हैंडलिंग, सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद है कलेक्शन। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन और सॉर्टिंग है। फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट है, एंड देन द फाइनल इज डिस्पोजल। अब वेस्ट जनरेशन से क्या हो रहा था कि जहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, अगर जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे जो वेस्ट है उसको जनरेशन के पॉइंट पे ही कोशिश की जाती है कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। और फिर जनरेशन के पॉइंट पे ही कोशिश की जाती है कि वेस्ट जो है वो उसको रिसाइकलेबल को अलग से कलेक्ट किया जाए, रबिश को अलग से कलेक्ट किया जाए, ग्रीन वेस्ट जो है उसको अलग से कलेक्ट किया जाए। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हर घर को जो यहाँ की कौंसल है उसने 3 किस्म के बिन दिए हुए हैं। 3 किस्म के वेस्ट कलेक्शन बिन्स है। एक है जिसमें हम रिसाइकलेबल मटेरियल डालेंगे, कैंस, बॉटल्स, ग्लास की हो गई और रद्दी हो गई, अखबार हो गया, ठीक है। और एक है जिसके अंदर हम लॉन कटिंग, मतलब घर का कोई लॉन शॉन का मटेरियल, कोई भी सब्जा इस तरह की चीजें आप काटते हैं तो वो उसके अंदर डालेंगे। और तीसरा है आपका रबश, जिसमें आप मिक्स, मतलब कोई भी चीज़ आपका जो आप समझते हैं कि ना वो रिसाइकल हो सकता है ना वो ग्रीन है, तो वो बाकी जो चीज़ें बाकी हैं वो उसमें हम डाल देते हैं। तो आपका सबसे पहले आ गया जी वेस्ट जनरेशन, और फिर उसके बाद आ गया वेस्ट हैंडलिंग। सेकंड स्टेप भी आपको मैं बता दें, तो वेस्ट हैंडलिंग आपकी घर से ही स्टार्ट हो जाती है। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे उसी से आपका स्टार्टिंग भी वहीं पे शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद है कलेक्शन। अब कलेक्शन दो तरह की कलेक्शन है। एक हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन से मुराद है कि जो हम घरों से एक आपकी कलेक्शन शुरू होती है, जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ से लेके जाती हैं। फिर एक सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट होता है, वहां से बड़े बड़े बिन्स में डाल के फिर आगे लेके जाते हैं। देन देर इज अ ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। फिर उसको जो लैंडफिल साइट्स हैं, जिनके जहाँ पे जाके उसको दफन किया जाता है, वहां पे उसको ले जाके आपने ट्रांसपोर्ट करना है। द फाइनल इज वेस्ट डिस्पोजल। आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अब डिस्पोज ऑफ करने के कई मेथड्स हैं कि आप उसको बर्न कर सकते हैं, आप उसको दफन कर सकते हैं लैंडफिल्स के अंदर, या आप उसको जनाब रिसाइकल कर सकते हैं। डिस्पोजल के फिर आगे कई मेथड्स हैं। अब यहाँ पे क्या वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या, या वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बुक के अंदर एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड वेस्ट हायरार्की कंसेप्ट। वेस्ट हायरार्की क्या है? मतलब आम तौर पर आम बंदा तो देखता है कि ये इज सिमिलर टू लाइक ऑफ अ 3R साइकिल, जिसको हम 3R क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। अब उसमें थैंक यू सर वसीम साहब। अब उसमें रिड्यूस, रिड्यूस क्या है जी? सबसे पहले आप क्या करते हैं कि घर से ही कोशिश करें कि आपका कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दी जा सकती है। कमर्शियल सेक्टर के अंदर से मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही देखें तो नेस्ले की अगर पानी की आप बॉटल ले तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 18% लेस प्लास्टिक, ठीक है। मतलब वो जो बॉटल बनाई हुई है नेस्ले वालों ने, उसके अंदर 18% कम प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
तो आपने सोर्स लेवल पे ही उसके अंदर कम मटेरियल, कम नेचर रिसोर्सेज इस्तेमाल किया, तो जारी बात आपका जो वेस्ट है वो कम प्रोड्यूस होगा। नो, द सेकंड स्टेप इज रीयूज, मतलब आपने अगर वो नेस्ले की बॉटल है तो उसको आप फिर पानी पीने की बॉटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दिस अ रीयूज, यानी कि आप मटेरियल्स को रीयूज करें कि जितनी की दफ़ा उसको आप कर सकते हैं, अनलेस कि वो आपकी या तो हेल्थ के लिए वो जनाब कोई एक उसमें डेंजर ना पैदा हो जाए, या वो बिल्कुल ही बस उसकी सीनिक ब्यूटी बिल्कुल तबाह हो जाए। फिर उसके बाद है आपका जी रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। अब रिसाइकलिंग क्या है, मतलब आपका घर का अगर प्लास्टिक है, ठीक है, या टिन के कैन है, या कुछ ऐसी बॉटल्स हैं, या शीशा है, फिर उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्लास्टिक है तो उससे फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट रिसाइकिल करके बनाई जा सकती हैं जो फूड में इस्तेमाल नहीं हो रही, मतलब टॉयलेट का या कंस्ट्रक्शन का, या ऐसी चीज़ों का मटेरियल बनाया जा सकता है जो डायरेक्टली फूड में या खाने पीने की चीज़ों के अंदर उसका कंटेक्ट नहीं होता, या इवन कुर्सियाँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है, तो उससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग में सिर्फ जो ग्रीन वेस्ट होता है, यानी कि जो आपका ग्रास हो गई, गर्म के अंदर पुरानी बची हुई रोटियां होती हैं, ठीक है, उनको उनकी खाद बनाई जा सकती है, जो कि फिर आप लॉन शॉन के अंदर डाल सकते हैं। देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ रिकवरी। रिकवरी क्या है, जो आपका जिस तरह पेपर बोर्ड हो गया, या क्या कहते हैं कागज वगैरह हो गया, या रद्दी हो गया, इसको तो जला के आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो जो आपका सॉलिड वेस्ट है, एक तो ये तरीकाकार है कि उसको आप बर्न करके उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी जनरेशन, जिस तरह स्टीम से एनर्जी जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो ये कंसेप्ट है रिकवरी का, कि वो उससे आप एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट है, जब आप सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल, लैंडफिल क्या होता है, वो जो बड़े बड़े के गड्ढे खोदे जाते हैं, मतलब आम जुबान में उसको मैं गड्ढा कह रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीकाकार होता है। उसमें जब आप वहाँ पे आप उसको दफन करते हैं, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की वजह से गैस प्रोड्यूस होती है। वो जो गैस है वो बर्न हो सकती है, जिस तरह हमारी नेचुरल गैस होती है, बिल्कुल उस तरह की कंपोजिशन ही होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उस गैस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मतलब घर घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी रिकवरी का एक मैकेनिज्म हो गया। देन देर इज अ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, जिस तरह हॉस्पिटल का वेस्ट है, ठीक है, उसको डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब कोशिश की जाती है कि उसके अंदर से अगर कोई वायरसेस वगैरह हैं उसको किल कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह अगर ये रद्दी शद्दी है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि रिसाइकिल भी नहीं हो सकती, या कुछ ऐसा मटेरियल है जो आप समझते हैं कि अभी ये ना ऐसे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते, तो उसको श्रेड करके उसके छोटे छोटे पीसेस बना के, ताकि वो ज़्यादा जगह ना घेरे, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। और फिर उसके बाद उसको या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाएगा और उसको वहाँ पे दफन कर दिया जाएगा, या फिर कोई अगर और उसका यूज हो सकता है वो कर लिया जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज लैंडफिल। अब लैंडफिल जो है ये 2000 मेरे ख्याल में 16 में ये क्वेश्चन आया था लैंडफिल के स्ट्रक्चर के मुतालिक। तो अब स्टूडेंट जो है बाज़ का फर्ज किया जी, एक मतलब एक एलिगेशन आता है मेरे मुतालिक, या आम तौर पर जी करते हैं कि जी सर किताब बहुत बड़ी लिखी हुई है आपने। एक बात याद रखें, सीएसएस के अंदर जो सिलेबस आपका होता है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक होता है, कि जनाब हाँ जी, मतलब कोर्स में अंदर लिखा हुआ उन्होंने सिर्फ जी उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के मुतालिक आपसे पूछना है। अब वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर से वो फर्दर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट जनाब आप कैसे कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट अगर ना की जाए तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो लैंडफिल क्या होती है। तो आप एक याद रखें हमेशा, अब जब आप सारी चीज़ें कवर करते हैं तो फिर आपकी किताब सारी बात है इतनी मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको इन डेप्थ उस चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा, अभी लैंडफिल का आ गया। लैंडफिल की कई टाइप्स हैं यार। एक सैनिटरी लैंडफिल है। सैनिटरी लैंडफिल से मुराद है कि जहाँ पे हम सिर्फ जो हजार्डस वेस्ट है, हॉस्पिटल का वेस्ट, सैनिटरी लफ्ज से आपको ये ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है, वो उसमें डंप किया जाता है। फिर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, यानी कि जो शहरों का गंद जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए एक अलग से उन्होंने लैंडफिल्स बनाई होती हैं। ये पाकिस्तान या लाहौर या कराची की तरह नहीं है कि वो जो खुली लैंडफिल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं मेलबर्न में रह रहा हूँ, आप शहर के अंदर से कहीं से भी चले जाएं, बाहर जाएं जहाँ पे लैंडफिल साइट है, यू कांट इवन हैव अ स्मेल ऑफ दैट, कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यार यहाँ पे किसी किस्म की गंद की स्मेल आ रही है, अगर उनका सिस्टम इतना कंट्रोल होता है। और हमारी जो लैंडफिल साइट्स होती हैं उसके 2 किलोमीटर परे से
पता चल रहा होता है कि वहाँ पे कोई लैंडफिल है और इतना मतलब गंद होता है वहाँ पे, और वो पूरी बीमारी की और क्या क्या लें उसको आप, पोल्यूशन का एक वो मरकज बने हुए होते हैं। तो दैट इज नॉट एक्चुअली लैंडफिल। पाकिस्तान के अंदर तो लैंडफिल बनाने का कोई सिस्टम है ही नहीं। पहले मैं बात कर रहा था लैंडफिल्स का, कि लैंडफिल की टाइप्स है। सेंट्री लैंडफिल मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह का वेस्ट ट्रीट करने के लिए, म्यूनिसिपल लैंडफिल जो शहरों का वेस्ट ट्रीट करने के लिए है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लैंडफिल्स हैं जो कि डेमोलिशन वेस्ट, यानी कि जो कंक्रीट वगैरह जो बची है उसको ट्रीट करने के लिए। और इंडस्ट्रियल लैंडफिल, इंडस्ट्री से सारी बात केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो उनको अब ये लैंडफिल बिल्कुल मतलब एक सिंपल गड्ढा नहीं होता, उसका बकायदा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो फिर हर एक वेस्ट के मुताबिक उस तरह की उसकी लैंडफिल बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर जो सैनिटरी लैंडफिल है उसमें बहुत ही हजार्डस किस्म का हॉस्पिटल का वेस्ट जाएगा, तो उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो नीचे जो पेंदा है, जो बॉटम है, उसको इतना मजबूत और मतलब इतना उसको प्रोटेक्टिव बनाया जाएगा कि वहां से उसके अंदर से जो मटेरियल है वो लीच डाउन करके नीचे पानी के अंदर ना चला जाए कहीं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है या जो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट ना करे। तो ये बहुत जरूरी है। अब आ जाए आप स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफिल। स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफिल में मैं यहाँ पे आई वुड ट्राई कि मैं आपको एक जो है वो शेयर करूं, जस्ट अ मिनट। तब तक जो है मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे एक लैंडफिल की वीडियो शेयर करने लगा हूँ। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ, आप वो कमेंट्स में लिखें। क्वेश्चन ये है कि अगर फर्ज किया आप सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स इफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड। तो ये क्वेश्चन है, तब तक आप इसका कमेंट्स में आंसर लिखें। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करता हूँ जिससे आपको सॉलिड वेस्ट की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्वेश्चन ये है कि जनाब अगर आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज ना करें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सवाल का आप जवाब लिखें कमेंट्स के अंदर। मैं आप लोगों के लिए तब तक जो है वो लैंडफिल जो है उसका एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, मैं वो लिंक में शेयर कर दूंगा। तब तक आप ये देखें कि जनाब किस तरह से आपका जो वेस्ट है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। कमेंट्स में लिखें व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट, कि अगर वेस्ट जो है उसको आप मैनेज ना करें तो वो कैसे इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है। चलें जी, दैट्स ग्रेट। कंट्रोल सी, आई एम शेयरिंग यूट्यूब वीडियो। कमेंट्स के अंदर मैं उसका लिंक पोस्ट कर दिया है। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ये आपको लैंडफिल का स्ट्रक्चर बड़ा ही क्लियर आपको समझा देगी कि लैंडफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से लैंडफिल वर्क करती है। अच्छा, अगर उसमें देखें तो आप पहले गड्ढा सा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको सीमेंट की दीवारें बनाते हैं। इसको हम नॉर्मली वर्ड बोल देते हैं लाइनिंग। तो उसकी आप लाइनिंग कर रहे हैं। लाइनिंग करने के बाद क्या जाता है कि वहां पे नीचे फिर एक आप स्टोन की एक लेयर बिछाते हैं। उन स्टोन की लेयर्स के अंदर से आप पाइप गुजारते हैं। वो जो पाइप होते हैं उनको हम लीचेट कलेक्शन सिस्टम बोलते हैं। वो पाइपों का पर्पज क्या होता है, मिसाल के तौर पर जब उसके अंदर आपने गंद फेंकना है, वो जो लैंडफिल्स हैं, तो उस गंद के अंदर ज़ाहिर बात लिक्विड मटेरियल भी होगा और फिर उसमें केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो जो लिक्विड मटेरियल है जाके नीचे बैठ जाएगा। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो वो नीचे आपकी जो बॉटम है, जो बॉटम लाइन है, उसको वो ब्रेक करके ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे पाइप लगाए जाते हैं जिनके ज़रिए फिर सक कर लिया जाता है इस तरह का जो केमिकल सब्सटेंस है, और उसको निकाल के बाहर फिर ट्रीट किया जाता है। अच्छा, फिर उसके अंदर आप क्या करते हैं कि फिर आप डंप करते हैं जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है। फिर उस सॉलिड वेस्ट को लेयर्स की फॉर्म में डंप किया जाता है। एक लेयर डंप करके उसके ऊपर एक मट्टी की लेयर या रेत की जो भी है वो लेयर चढ़ा दी जाती है। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट, फिर एक लेयर, इस तरह करके उसको आप सॉलिड वेस्ट को एक पूरी पहाड़ी की शक्ल में बना लेते हैं। फिर उसके अंदर पाइप इंजेक्ट किए जाते हैं। उन पाइपों का क्या मकसद होता है कि वो जो पाइप्स होते हैं, जब सॉलिड वेस्ट सारी बात है ने डिकम्पोज होना है, मतलब उसने जब ब्रेक होना है नेचुरल प्रोसेस के जरिए, तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होनी है। तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए अब या तो वो गैस आप डायरेक्टली वैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर सकते हैं, या दूसरा काम ये हो सकता है उस गैस को आप कलेक्ट करके उसे आप एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट द सरफेस आप क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी सी लेयर चढ़ा के उसके ऊपर आप घास उगा देते हैं। तो आपकी ये जो लैंड हिल साइट है वो ऐसी लग रहा होता है जैसे बहुत बड़ा खूबसूरत पार्क है। तो
सिटीज के अंदर आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार यहाँ पे कोई लैंडफिल साइट मौजूद है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफिल। सबसे पहली बात है कि आपका बॉटम लाइनर होगा, फिर उसके बाद सेल्स मतलब खाने बनाए हुए होंगे, फिर एक लीचेड कलेक्शन सिस्टम है। लीचेड क्या है, वो जो पानी वाला लिक्विड मटेरियल जो नीचे जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लीचेट। उस लीचेट को कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद मीथेन कलेक्शन सिस्टम है, यानी कि गैस को कलेक्ट करने का पूरे का पूरा सिस्टम है। फिर उसके ऊपर एक कवर या कैप आएगा। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ योर लैंडफिल या स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफिल, सॉरी। अच्छा, अब उसके बाद आपका आ जाता है पॉपुलेशन प्लानिंग। आपकी जो पॉपुलेशन है उसको हमने कैसे प्लान करना है। अब पाकिस्तान के अंदर तो एक तो बात याद रखें कि इस तरह के इश्यूज पे बात करना ही बड़ा मायूस समझा जाता है जी, पॉपुलेशन प्लानिंग, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों को मजहब से जोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में तो एक तो जो कंसेप्ट पाया जाता है कि जी इस्लाम जो है वो तो इस चीज़ को कहता है कि जनाब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बच्चे पैदा करें। पर मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। आपने प्योरली इसको साइंस पे काइंडली, जब तक कोई मजहब की, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि सीएसएस के एवरेज साइंस के मतलब उन्होंने कभी कोई रिलीजियस साथ में कोई टच दिया हुआ। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने मुझे कल क्वेश्चन किया, सर वो क्या ये नहीं पूछ सकते कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है उसका कुरान के हवाले से इसको आप साबित करें। भाई इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं आपको आएगा, ठीक है। तो आपने इसको प्योर साइंटिफिक एक अंदाज में तैयार करना है। पॉपुलेशन प्लानिंग साइंस उसके मतलब क्या कहती है, रिलीजियस आपका जो भी व्यू है इसको आप साइड पर रखें, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन प्लानिंग क्या है। पॉपुलेशन प्लानिंग से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने फैमिली के साइज को रिड्यूस करना है। पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब आपने फैमिली के साइज को एक प्लान करना है। जिस तरह चाइना के अंदर पहले उन्होंने कहा जी एक फैमिली के अंदर एक बच्चा हो सकता है, अभी उन्होंने कहा जी दो हो सकते हैं। तो यू वाना प्लान मतलब किसी के कारण अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा और वो बच्चा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दैट वुड बी आल्सो फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो वो भी फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो डोमिनेंट फैक्टर तो यही होता है कि आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन में है कि आप प्लान करते हैं कि हाउ मेनी किड्स डू यू वाना हैव, ठीक है। अच्छा, अब पॉपुलेशन प्लानिंग ही क्यों, तो उसमें सबसे पहले कि याद रखें कि आप वाई वाई वी नीड पॉपुलेशन प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जो आपका नेचर रिसोर्स है जितना भी, वो सारे का सारा आपकी पॉपुलेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी ज़मीन जो है उससे उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन होगी, उतने नेचर रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, उतनी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा होगी। तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें जिनको हम मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन बोलते हैं। ये काइंडली याद रखें, जो पुरानी बुक है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन जो अभी नई बुक है उसके अंदर मैंने ये वाला जो एडिशन है इसमें मैंने उसको थोड़ा कोशिश की है कंसाइज करने की, थोड़ा टू द पॉइंट करने की। तो इसमें हमने यह है कि कुछ हैं जी वो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन है। मतलब ऐसे कुछ डिवाइसेस बॉडी के अंदर, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं कि जो काफ़ी अरसे के लिए, साल 6 महीने के लिए जो है वो कंट्रासेप्शन का काम करते हैं, यानी कि जिससे बर्थ प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता। फिर उसके बाद हार्मोनल कंट्रासेप्शन है। हार्मोनल कंट्रासेप्शन क्या है, मतलब या तो जिस तरह वो एसीपी की गोलियां आती हैं, ठीक है, या कुछ बहुत सारे इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। वो इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए तो वो कोई महीने के लिए या हफ्ते के लिए या 3 दिन के लिए जो है वो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता। फिर उसके बाद इमरजेंसी कंट्रासेप्शन है। ये भी इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ईसीपी वैसे प्योरली इमरजेंसी कंट्रासेप्शन है कि आप अगर इमरजेंसी तौर पर मतलब अगर मियाँ बीवी जो हैं उन्होंने कोई अगर पहले से जो है वो कोई ट्रीटमेंट अगर वो उन्होंने नहीं की हुई, ठीक है, तो इमरजेंसी अगर उनको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है तो वो फिर कौन सा जो है वो हार्मोन या कौन सा टीकाकार अडॉप्ट करेंगे। फिर उसके बाद है बैरियर मेथड्स हैं। बैरियर मेथड से मुराद ये है कि स्पर्म और जो ओवम है उसका फ्यूजन ही ना हो, ठीक है, जाइगोट बने ही ना, मतलब जिसमें आप कंडोम्स हो गए, वो मेल कंडोम भी हो सकते हैं, फीमेल कंडोम भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद है फर्टिलिटी अवेयरनेस। लोगों को फर्टिलिटी मतलब औरत जो है उसका जो एक साइकिल होता है उसमें देर आर सर्टेन डेज जहाँ पे जिन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उन दिनों के अंदर जो है वो अगर मेटिंग को, जो कॉपुलेशन को अवॉइड किया जाए तो उससे फैमिली प्लानिंग यानी प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या अगर आप बेबी लेना चाह रहे हैं जो फैमिलीज, तो वो उन दिनों के अंदर जो है वो जो प्रोसेस है मेटिंग का या कॉपुलेशन का उसको ज़्यादा करें। देन देर आर परमानेंट कंट्रासेप्शन। परमानेंट कंट्रासेप्शन क्या होता है
कि जो फीमेल के अंदर जो कहते हैं ना, जिस तरह ओवरीज है जी, ओवरीज ही रिमूव करवा दी। एक्चुअली ओवरीज रिमूव नहीं करवाते, वो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है जहाँ से ओवा एक्चुअली आकर रिलीज होना होता है। इस तरह मेल के अंदर भी उसको ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, कि जहाँ से स्पर्म रिलीज हो रहे होते हैं, तो उस ट्यूब को कट कर दिया जाता है। तो ना उधर से ओवम आएगा, ना इधर से स्पर्म आएगा। जब दोनों नहीं आएंगे तो देर इज नो चांस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, तो जाइगोट बनने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, अब बेनिफिट्स पॉपुलेशन प्लानिंग क्या है, मैंने आगे यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहली बात है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ रिस्क इन वुमन। फर्ज किया, अगर बात होता है कि अगर एक खातून है, उसके अंदर देर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर उसके अंदर उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि उसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे केस में सारी बात उसने उसको कंट्रोल करना है, तो इसका एक तो ये बेनिफिट है। उसके बाद रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी, एक ट्रेंड पाया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, कि अभी अगर जो स्पेस है विद इन द बेबीज, मतलब नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है 2 या 3 साल के बाद नेक्स्ट बेबी होना चाहिए, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें साल के बाद एक बेबी, साल के बाद एक बेबी, तो फिर बच्चों की जो एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर उसके बाद है ये पाकिस्तान के अंदर तो जारी बात इतना नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर जिस तरह वो क्या कह लें, उनकी जो सेक्स मार्केट्स चलती हैं, तो वहाँ पे वो ये कंडोम शंडोम इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो अगर उस इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसमें HIV और एड्स वगैरह का कोई चांस नहीं होता। एम्पावरिंग पीपल एंड इन्हांसिंग एजुकेशन, यानी कि ये चीज़ आपके कंट्रोल में आ गई, कि अगर आप फर्ज किया जो शादीशुदा जोड़ा है वो चाहता है कि उनके बच्चे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 10 हों, कितने हों, ठीक है। तो नो इट्स इन इन देयर कंट्रोल। तो उनके पास एक बेटर कंट्रोल आ गया है। और उसके बाद है कि छोटी उम्र की प्रेगनेंसी को इससे कंट्रोल किया जा सकता है, और पॉपुलेशन की कंट्रोल ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है। तो देयर आर सर्टन यू कैन से द बेनिफिट्स। उसके बाद मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जनाब फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और वुमेन जो हैं वो किस हद तक उनको जो है इसकी दस्तरत हासिल है। इशरत आसिफ मलिक साहब, बायोलॉजी वाला चैप्टर जारी बात है, मैं अभी एक जा रहा हूँ, क्या कहता हूँ, सीक्वेंस में चल रहा हूँ। अभी आपने चैप्टर नंबर 3 किया है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर अभी 4 करेंगे, क्लाइमेट चेंज वाला, कल इंशाल्लाह। तो आज के लिए जनाब इतना ही काफ़ी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अपने यार एग्ज़ाम है, एक 30th की मेरी असाइनमेंट है, उसको मैंने सबमिट करवाना है। फिर सेकंड को मेरा एक एग्ज़ाम है, देन सिक्स को एक फाइनल एक असाइनमेंट है, उसको सबमिट करवाना है। और ये पाकिस्तान की तरह नहीं होता जहाँ पे पाकिस्तान में आपने कट कॉपी पेस्ट किया और असाइनमेंट जमा करवा दी। यहाँ पे आपके एक असाइनमेंट लिखने में पता लग जाता है एक दफ़ा कि कैसे असाइनमेंट करनी है। तो मतलब आई एम बिज़ी इन माई स्टडीज़। फैसल खान साहब, मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे करवाऊँगा। मतलब इसमें से मैं अब ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से स्किप कर दूँ चैप्टर्स। अभी चैप्टर नंबर 4 पे एंड तक इंशाल्लाह जाऊँगा, लेकिन साथ साथ चलता जाऊँगा, साथ साथ चलता जाऊँगा। तो जनाब ओके, थैंक यू। आज शाम 4:30 बजे होना है करंट अफेयर्स का लेक्चर। आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप लाजमी वो लेक्चर सुने। तो करंट अफेयर्स के मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एरियाज हैं जिनको आपने कवर करना है, कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ से आपको देखना है या तैयारी करनी है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या होगी। 4:30 बजे आज पे लेक्चर होगा। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल होपफुली इंशाल्लाह आई वुड ट्राई, टाइम 3 बजे का ही होगा। जब भी मैं लेक्चर दूंगा टाइम 3 बजे का ही होगा। अगर उसमें से कभी मैंने मिस करना होगा तो मैं पहले बता दिया करूंगा। तो कल होपफुली इंशाल्लाह 3 बजे फिर हम क्लाइमेट चेंज के चैप्टर पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।